Good morning, students. Welcome to ABN online classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today's computer science class. Student, in last class we have studied introduction about the Python language. In this chapter, we have studied identifiers, keywords, variables, and data types. In data types, we have studied number data type, in number, integer, float, and complex. After that, we have studied sequence data type, that is string, list, and tuple. And after that is dictionary. तो ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर्स डेटा टाइप को स्टडी कर लिया था, सीक्वेंस डेटा टाइप को हमने स्टडी कर लिया था, सीक्वेंस से हमने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल को स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट डेटा टाइप हम लोग स्टडी कर रहे थे मैपिंग में हम लोगों ने स्टडी किया था डिक्शनरीज को। ओके, आज हम नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटर्स इन पाइथन लैंग्वेज। An operator is used to perform the specific mathematical or logical operation on values, यानी ऑपरेटर्स क्या काम में लिए जाते हैं, किसी स्ट्रिंग पे या किसी इक्वेशन पे मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए इनको काम में लेते हैं। द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर वर्क्स आर कॉल्ड ऑपरेंड, यानी जिन पे ऑपरेटर काम करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इक्वेशन में जो वेरिएबल के नाम होंगे या जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सप्रेशन 10 + num the value 10 and num are operand, यानी इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल में आपको गिवन है कि 10 + num हमें करना है, तो इसमें जो वैल्यू 10 है और num है वो क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर साइन है। पाइथन सपोर्ट सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेटर। पाइथन लैंग्वेज में बहुत टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले हम उनमें स्टडी करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। पाइथन सपोर्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर टू परफॉर्म द 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। यानी पाइथन में क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग क्या कहते हैं, 4 बेसिक मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ में हमें मॉड्यूलर डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लोर डिवीजन भी हम लगा सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंटेंट टू स्ट्रिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। यानी क्या करेगा, प्लस ऑपरेटर जब दो स्ट्रिंग पे अप्लाई करेंगे, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। जब दो नंबर पे हम अप्लाई करेंगे, दो नंबर को जोड़ने का कार्य करेगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं हम 2 स्ट्रिंग। तो हमारे पास पहली स्ट्रिंग है str1 जिसकी वैल्यू है हेलो, दूसरी स्ट्रिंग है str2 जिसकी वैल्यू है इंडिया। अब हम दोनों को एक साथ में ऐड करना है, तो हमने लिखा str1 + str2। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हेलो इंडिया। इन दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में, फर्स्ट स्ट्रिंग जहाँ पे आपकी फिनिश होती है उसके जस्ट बाद में आपकी सेकंड स्ट्रिंग वो ऐड हो जाएगी। ये था प्लस ऑपरेटर। उसी तरीके से मल्टीप्लाई ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई ऑपरेटर रिपीट द आइटम on left side of the operator, its first operand is a string and second operator is integer value। जब हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर को काम में लेंगे, मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर को जब हम यूज में लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस ऑपरेटर के राइट साइड में हमेशा स्ट्रिंग होगी, लेफ्ट साइड में कोई नंबर होगा। तो लेफ्ट साइड में ऑपरेटर के बाद में, लेफ्ट साइड में ऑपरेटर के बाद में जो नंबर होगा उतने टाइम ये क्या करेगा, राइट साइड की स्ट्रिंग को रिपीट करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास स्ट्रिंग है str1 = इंडिया, दूसरी स्ट्रिंग है एज, फिर हमने क्या किया str1 × 2। इसका मतलब str1 स्ट्रिंग है, str1 जो स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, 2 टाइम्स रिपीट करवा देगा। मल्टीप्लाई 2 का मीनिंग होगा 2 टाइम्स रिपीटेशन। तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो होगा इंडिया इंडिया। ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हम अब क्या करते हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर है उनके हम टेबल्स देखते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर एडिशन। एडिशन क्या करेगा, एड टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ ऑपरेंड, यानी ऑपरेटर के दोनों साइड की जो न्यूमेरिक वैल्यू उन दोनों को ऐड करके आंसर देने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है num = 5, सेकंड वैल्यू num = 6। तो हम लोग क्या करें, num1 + num2। तो num1 + num2 का मतलब 5 + 6 आंसर हो गया 11। सेकेंड ऑपरेटर है हमारा माइनस, जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट द ऑपरेंड ऑन द राइट साइड ऑफ ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट साइड। ये क्या करेगा, राइट साइड के ऑपरेंड को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड से क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो अब जैसे हमारे पास पहला वेरिएबल है num = 5, दूसरा num = 6, तो हमने क्या लिखा, num1 - num2। तो ये क्या करेगा, num1 की वैल्यू को माइनस करेगा किससे, num2 की वैल्यू से। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 - 6, इसका मतलब num2 की वैल्यू ग्रेटर है, तो माइनस नेगेटिव वैल्यू, तो इसका आंसर होगा -1 n - 1। थर्ड ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड बाय द स्टार। मल्टीप्लाइज द 2 वैल्यूज ऑन बोथ साइड ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर के दोनों साइड की वैल्यूज को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता है। तो एग्जांपल, हमारे पास पहला वेरिएबल है num = 5,
दूसरा वेरिएबल है num इक्वल टू 6, दोनों को हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लिखा num1 मल्टीप्लाई num2 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 30। ओके, थर्ड ऑफ नेक्स्ट है डिवीजन डिनोटेड बाय द स्लैश। डिवाइड द ऑपरेटर ऑन द लेफ्ट, divide the operand on the left by the operand on the right of the operator and return the quotient। यानी ये क्या करेगा, डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड के ऑपरेटर को डिवाइड कर देगा राइट साइड के ऑपरेटर से, ऑपरेंड से। ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को राइट साइड के ऑपरेंड से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और डिवाइड करने के बाद में उसका जो क्वेश्चन होगा वो हमें क्या करेगा, आंसर के रूप में शो करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला वेरिएबल है num इक्वल टू 5, दूसरा वेरिएबल है num2 इक्वल टू 2। हम लोग क्या करें, num1 डिवाइड बाई num2, तो num1 की जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करें num2 से, यानी 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 2.5 टाइम डिवाइड होगा, तो इसका क्वेश्चन होगा 2.5। तो आंसर में क्या करेगा, क्वेश्चन को शो कर देगा। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है मॉडुलस, जिसको हम नोट करते हैं परसेंटेज साइन से। मॉडुलस क्या करता है, ये रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा, आपका डिवीजन रिमाइंडर है उसको प्रिंट कराने काम करता है। तो डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट, यानी लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को राइट साइड के ऑपरेंड से ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा एंड रिटर्न द रिमाइंडर, और उसके बाद में उसका जो रिमाइंडर होगा वो आंसर के रूप में प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल हमारे पास num1 इक्वल टू 13, दूसरा वेरिएबल है num2 इक्वल टू 5। हमने लिखा num1 मोड num2, यानी हम क्या करेंगे, num1 को num2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने बाद जो रिमाइंडर होगा वो उसका क्या होगा, आउटपुट होगा। तो 13 डिवाइडेड बाई 5, 13 मोड 5 का मीनिंग होगा 13 डिवाइडेड बाई 5, तो 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 रिमाइंडर होगा। तो यहाँ से हम क्या करें, मोड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ओके, नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन, जिसको हम डबल स्लैश से नोट करते हैं। डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट, क्या करेगा, लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को राइट साइड के ऑपरेंड से डिवाइड कर देगा एंड रिटर्न द क्वेश्चन बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट, और उसका जो क्वेश्चन पार्ट है उसको ये क्या करेगा, आउटपुट में डिस्प्ले करेगा, और उसमें इस क्वेश्चन पार्ट में जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इन आफ्टर पॉइंट और डिजिट है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इट इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर डिवीजन, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन मतलब क्या, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने बाद में उसका जो क्वेश्चन आएगा उसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू हमें काउंट करनी है, उसकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है num1 इक्वल टू 5, दूसरा वेरिएबल है num2 इक्वल टू 2। तो हम लोगों ने लिखा num1 फ्लोर डिवीजन num2, यानी num1 को हम डिवाइड कर रहे हैं num2 से, और डिवाइड करने बाद में सिर्फ ओनली उसका इंटीजर पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने लगा दिया फ्लोर डिवीजन। तो num1 फ्लोर डिवीजन num2 मींस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड होता है एक्चुअली इसका आंसर आता है 2.5। तो हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को छोड़ देंगे, तो इसका आंसर ओनली कंसीडर करेंगे 2, तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। ओके स्टूडेंट, लास्ट वन इज एक्सपोनेंट, उसको हम डबल स्टार से नोट करते हैं। राइज द बेस टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट, यानी क्या करेंगे, जो बेस नंबर होगा उसके एक्सपोनेंट नंबर तक उसकी पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम काम में लेते हैं। दिस इज द मल्टीप्लाई द बेस, दिस इज मल्टीप्लाई द बेस एज मेनी टाइम्स एज गिवन इन द एक्सपोनेंट, यानी इसका मतलब क्या है, जो बेस नंबर होगा उसको एक्सपोनेंट नंबर तक क्या करना है, उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा num1 इक्वल टू 3, num2 इक्वल टू 4, फिर हमने लिखा num1 एक्सपोनेंट num2, इसका मतलब हो गया 3 एक्सपोनेंट 4, इसका मतलब हो गया 3 की पावर 4। यानी हम क्या करेंगे, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर होगा दैट इज 81, तो इसका आंसर होगा 81। तो ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन, हम लोगों ने स्टडी किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया मॉड्यूल, फिर फ्लोर डिवीजन, और उसके बाद में एक्सपोनेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड ऑपरेटर है हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एंड वैल्यूज, दो वेरिएबल या दो वैल्यू के बीच में रिलेशन। रिलेशन का मतलब होगा दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं, दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू स्मॉल है, कौन सी ग्रेटर देन इक्वल टू है, कौन सी स्मॉल देन लेस देन इक्वल टू, वो हमें फाइंड आउट करना है। दो वैल्यू या दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या काम लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स ऑन आइदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग देम, यानी क्या करेगा,
ऑपरेटर क्या, रिलेशन ऑपरेटर के दोनों साइड में, दोनों साइड का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी वैल्यू लिखी गई है उन दोनों वैल्यूज की आपस में तुलना करेगा, और तुलना करने के बाद में उनमें रिलेशनशिप डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू है वो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से किस प्रकार से रिलेटेड है। इन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 0, num3 इक्वल टू 0, str1 इक्वल टू गुड, str2 इक्वल टू आफ्टरनून। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि रिलेशन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और उनका आंसर कैसे आता है। तो पहला रिलेशन ऑपरेटर होता है जिसको हम डबल इक्वल साइन से नोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मीनिंग होता है if the value of two operand are equal then the condition is true, otherwise it is false। यानी दो ऑपरेंड का मतलब रिलेशनल ऑपरेटर के दोनों साइड में जो वैल्यू लिखी गई है, अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल है या दोनों ऑपरेंड इक्वल है तो इसका आंसर होगा ट्रू। और अगर दोनों की वैल्यू या दोनों ऑपरेटर इक्वल, दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं है तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो यहाँ पे अपना ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू यानी डबल इक्वल। तो मैंने लिखा num1 इक्वल टू num2। तो हमने देखा है, अभी एग्जाम्पल हमने लिया था कि num1 की वैल्यू है 10, num2 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 10 इक्वल टू 0, यानी 10 है वो 0 के बराबर है, नहीं है। आंसर कंडीशन रॉन्ग होने पे इसका आंसर हो गया फॉल्स। और अगर इसका कंडीशन ट्रू होती, यानी दोनों ऑपरेंड की वैल्यू अगर इक्वल होती तो इसका आंसर क्या होता, ट्रू। तो पहला रिलेशन ऑपरेटर है इक्वल्स टू क्या करेगा, ऑपरेटर के दोनों साइड ऑपरेंड, या हम बोल सकते हैं ऑपरेटर के दोनों साइड जो वेरिएबल लिखे गए हैं दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो आंसर होगा ट्रू। अगर उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है या दोनों ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल टू इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर नॉट इक्वल देन कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। नॉट इक्वल का मतलब क्या हो गया, बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम साइन काम लेते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन फॉलोड बाय द इक्वल साइन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंडीशन क्या होगी, इफ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड आर नॉट इक्वल। देखो नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं है, तो इससे पहले ही बोला है कि नॉट इक्वल नहीं है। इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर नॉट इक्वल, अगर दोनों ऑपरेंड की ऑपरेटर के दोनों साइड में लिखे गए वेरिएबल की वैल्यू अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो आंसर आएगा इसका ट्रू। और अगर दोनों वैल्यू बराबर होगी तो इसका कंडीशन में आंसर क्या आएगा, फॉल्स। जैसे लिखा है num1 इज नॉट इक्वल टू num2। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है कि num1 की वैल्यू हमारे पास 10 है और num2 की वैल्यू क्या है 0, तो इसने कहा है 10 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन सही है क्योंकि 10 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आ गया ट्रू। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, जैसे अगर लिख दोनों वेरिएबल है हमारे पास, num1 की वैल्यू भी 10 होती, num2 की वैल्यू भी अगर 10 होती तो हम लिखते हैं num1 इज नॉट इक्वल टू num2। तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, कंडीशन जो हमने अप्लाई किया जो रिलेशनल कंडीशन में लगे वो फॉल्स है, क्योंकि num1 और num2 दोनों बराबर हैं, तो बराबर होंगे तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट, थर्ड रिलेशन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन क्या करेगा, बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करता है। इसके लिए हम साइन काम में लेते हैं ये वाला। इसमें लिखा है if the value of left operand is greater than the value of right operand then condition is true, otherwise it is false। क्या कहा इसने, if the value of left operand, यानी इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है या लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट साइड के ऑपरेंड से बड़ी है तब तो कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है num1 इज ग्रेटर देन num2। तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास num1 की वैल्यू 10 है, num2 की वैल्यू 0, तो लिखा 10 इज ग्रेटर देन 0। 10 है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब कंडीशन इज राइट है। तो राइट होने का मतलब इसका आंसर ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इसका आंसर होता फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर दैट इज लेस देन। इसको डिनोट है वो साइन से किया जाता है। ये वर्क कैसे करता है, इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इसने कहा कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ जो ऑपरेंड है ये वाला, इसकी वैल्यू अगर राइट साइड के ऑपरेंड से छोटी है तो उस कंडीशन में द कंडीशन इज ट्रू। और अगर ये स्मॉल वैल्यू नहीं है तो कंडीशन फॉल्स। तो फॉर हमने एग्जांपल में लिया था कि हमारे पास में num1 की वैल्यू है वो 10 है और num2 की वैल्यू भी क्या हमारे पास, num1 की वैल्यू 10 है और num3 की वैल्यू भी 10 है। तो हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं num1 इज लेस देन num3। हमने लिखा num1 इज लेस देन num3, यानी num1 की वैल्यू भी 10 है और num3 की वैल्यू भी क्या है 10 है। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू स्मॉल नहीं है, दोनों वैल्यू क्या इक्वल है। तो मतलब लेस देन की कंडीशन फॉल्स, तो आंसर हो गया फॉल्स। अगर लेस देन की कंडीशन ट्रू तो आंसर क्या होगा,
ट्रू। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेटर था, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन और चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेंगे, ऑपरेटर के राइट साइड में लिखी गई वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं। तो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसको वो डिनोट करते हैं इक्वल साइन से, इसको बोलते हैं इक्वल असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। यानी क्या करेगा, इक्वल के जो राइट में लिखी गई वैल्यू है उसको इसके लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ट्रांसफर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा num1 इक्वल टू 2, इसका मतलब जो वैल्यू 2 है वो किसकी है, num1 में असाइन होगी, num1 की वैल्यू होगी। फिर लिखा num2 इक्वल टू num1, यानी हमारे पास एक और वेरिएबल है num2, उसमें हम क्या करें इक्वल टू num1, इसका मतलब num1 की जो वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, num2 में, और num2 को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो पहले स्टेटमेंट में हमारे पास है कि num1 इक्वल टू 2, इसका मतलब num1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से क्या होगा, फिर हमने लिखा num2 इक्वल टू num1, तो यानी num1 की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी num2 में, तो num1 की वैल्यू 2 है तो 2 ट्रांसफर हो गया num2 में, तो num2 का आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ट्रांसफर कर देता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज प्लस इक्वल। इसको बोलते हैं प्लस इक्वल को, प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है, असाइन एडिशन। असाइन एडिशन का मतलब इट ऐड द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। यानी ये क्या करेगा, इट ऐड द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड, राइट साइड में जो भी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में प्लस कर देगा, और प्लस करने के बाद में उसके आंसर को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में ही असाइन कर देगा। जैसे मैंने लिखा है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब x और y की हमारे पास कोई वैल्यू है, फिर मैंने उसके लिए स्टेटमेंट लिखा x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस इक्वल टू वाई। देखो अगर x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब क्या होगा, इक्वल ऑपरेटर राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेगा, तो इक्वल वाई का मतलब क्या होगा, ये वाई ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा प्लस के बाद में, तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, x प्लस वाई को ऐड करके इसका जो आंसर आएगा उसको किस में ट्रांसफर कर देगा, x में, यानी x की जो ओल्ड वैल्यू है वो अब न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है num1 इक्वल टू 10, दूसरा वेरिएबल है num2 इक्वल टू 2, यानी दो वेरिएबल है, पहला num1 इसकी वैल्यू 10 है, दूसरा वेरिएबल है num2 इसकी वैल्यू 2 है। तो मैं क्या कर लिखा हूँ, num1 प्लस इक्वल टू num2, यानी num1 प्लस num इक्वल टू num2, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल साइन क्या करेगा, इस num2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देगा, जब इसको ट्रांसफर करेगा तब इक्वेशन बन जाएगी num1 प्लस num2, यानी num1 और num2 की वैल्यू को ऐड करके आंसर किसमें चला जाएगा, num1 में ही चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में कौन है, num1 है, तो इसका मतलब 10 प्लस 2 आंसर इज 12। ओके, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को असाइन करवा सकते हैं, डिवाइड असाइन करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई असाइन करवा सकते हैं, मोड असाइन करवा सकते हैं। ओके, ये हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। there are three logical operator supported by the Python language में 3 types of logical operator होते हैं। these operators are and or not are to be written in lower case only। यानी पाइथन में 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, और इनको हमेशा क्या होगा, लोअर केस लेटर में ही लिखा जाएगा। The logical operator evaluates is either true or false based on the logical operand on its either side। यानी क्या करेंगे, ये लॉजिकल ऑपरेटर होंगे वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर देंगे, ये डिपेंड करेगा इनका आंसर कि इनके राइट और लेफ्ट साइड में जो कंडीशन लिखी गई वो कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं पाइथन में, एंड और नॉट, और इनको हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, इनको कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड। एंड का मीनिंग होता है, लॉजिकल एंड का मतलब इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम ट्रू। यानी इस एंड ऑपरेटर के, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के दोनों साइड में लिखी हुई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। और अगर दोनों कंडीशन रॉन्ग होंगे तो दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन रॉन्ग है तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा फॉल्स। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर रॉन्ग होगी तो आंसर होगा फॉल्स, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो आंसर होगा ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है
num1 इक्वल टू 10, एक वेरिएबल है num1 उसकी वैल्यू 10 है, दूसरा वेरिएबल है num2 उसकी वैल्यू हमें -2 है। फिर हमने लिखा कि num1 इक्वल टू 10, यानी num1 की वैल्यू वो 10 के बराबर है एंड num2 इक्वल टू 20, num2 की वैल्यू वो -20 के इक्वल है। तो जैसे हमने देखा है कि num1 इक्वल टू 10, इसका मतलब num1 की वैल्यू 10 है, तो हमने पहले बताया कि हमने ऑलरेडी num1 की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब 10 इक्वल टू 10 दोनों बराबर है, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू। फिर एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमने लगा दिया, दूसरी कंडीशन हम चेक करें कि num2 इक्वल टू -2 है, और जो हमारा सेकंड वेरिएबल है num2 उसकी वैल्यू क्या है -20 है, ये भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू। और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स। तो हम देखते हैं फॉल्स का एग्जांपल। फॉल्स में हमारे पास वेरिएबल है num1 इक्वल टू 10 एंड num2 इक्वल टू 10। दूसरी कंडीशन हमने ली है कि जो num1 वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 की इक्वल है, तो num1 की वैल्यू ऑलरेडी 10 की इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू हो गई। फिर एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमने अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करें, सेकंड कंडीशन को देख रहे हैं। सेकंड कंडीशन में लिखा है num2 इक्वल टू 10 एंड जो num2 वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी क्या है 10 के बराबर है, लेकिन हमने देखो डिफाइन कर रखा है कि num2 की वैल्यू -20 है, तो -20 इक्वल टू 10 नहीं है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब इसका आंसर फॉल्स। तो हमें क्या यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है उसका आंसर ट्रू तभी होगा जब उसके दोनों साइड में लिखी हुई कंडीशन ट्रू होंगी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू होगा, अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड। ओके स्टूडेंट, क्लास को नेक्स्ट हम लॉजिकल ऑपरेटर स्टडी करते हैं। और क्या होता है, इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम ट्रू, यानी और ऑपरेटर के बोथ साइड में लिखी हुई कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन, यानी अभी हमने स्टडी किया था कि एंड ऑपरेटर के दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में लिखी हुई कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन एक साथ में ट्रू होंगी तब आंसर ट्रू होगा। लेकिन और ऑपरेटर में क्या होगा, ऑपरेटर के दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड में लिखी हुई कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू होगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है या दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, इसका फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है num1 इक्वल टू 10, दूसरा वेरिएबल हमने लिया है num2 इक्वल टू 2, हमने कंडीशन देखा है num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और num2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मैंने हमने दो कंडीशन लगाई और ऑपरेटर में, तो इसके लेफ्ट साइड में हमने लिखा है कि num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी जो पहला वेरिएबल है num1 उसकी वैल्यू वो बड़ी है, बराबर है 10 के। यहाँ से दो कंडीशन हम चेक करें, पहले ग्रेटर की दूसरी इक्वल की, तो पहले कंडीशन हम ग्रेटर की देखते हैं तो 10 इज ग्रेटर देन 10 रॉन्ग, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोला है साथ में कि इक्वल भी हो सकती है, यानी num1 की वैल्यू 10 तो 10 इक्वल टू 10, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ से कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी हमने लिखा num2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दूसरी कंडीशन हमने लिखी है कि num2 की जो वैल्यू है वो भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन चेक करें, पहले ग्रेटर की चेक करते हैं कि num2 ग्रेटर देन 10, तो num2 की वैल्यू क्या है 2 इज ग्रेटर देन फॉल्स। सेकंड इसके साथ कंडीशन क्या लिखा हुआ है num2 इक्वल टू 10, तो 2 इज इक्वल टू 10 मतलब कंडीशन फॉल्स, यानी सेकंड जो राइट साइड में जो हमने कंडीशन लिखी है उसकी वो कंप्लीटली फॉल्स हो रही है, और लेकिन राइट साइड की जो लेफ्ट साइड की कंडीशन है वो लेफ्ट साइड की कंडीशन है वो क्या है, कंप्लीटली ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड हम लॉजिकल ऑपरेटर स्टडी करते हैं, नॉट यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, यानी ये क्या करेगा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो कंडीशन गिवन है उसका जस्ट रिवर्स आउटपुट है वो हमें शो करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर आएगा ट्रू। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10, तो हमने लिखा num1 इक्वल टू 10, यानी पहला वेरिएबल है num1 जिसकी वैल्यू क्या है 10, फिर हमने लिखा नॉट num1 इक्वल टू 20, हमने लिखा है नॉट नहीं है num1 इक्वल टू 20, यानी num1 की वैल्यू वो 20 के इक्वल नहीं है, num1 की वैल्यू क्या हमारे पास 10 है, तो हमने लिखा 10 इक्वल टू 20 रॉन्ग। तो यही ये बोला है कि नोट नहीं है, क्या नहीं है, num1 की वैल्यू 20 की इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट हमने लिखा है नॉट num1 इक्वल टू 10, यहाँ से हमने लिखा है कि num1 की वैल्यू है वो 10 के इक्वल नहीं है, नहीं होने का मतलब कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स आएगा। तो num1 की वैल्यू हमारे पास क्या 10, तो हमने लिखा 10 इक्वल टू 10,
यानी 10 और 10 के बराबर, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, तो आंसर हो गया इसका फॉल्स। ओके, तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक द वैल्यू इन ए मेंबर इज ए मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस और नॉट। यानी मेंबरशिप ऑपरेटर का उपयोग लिया जाता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना है कि वो वैल्यू सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर, टू टाइप्स मेंबरशिप ऑपरेटर में स्टडी करेंगे। पहला होगा इन, रिटर्न ट्रू if the return true if the variable or value is found in the specified sequence and false otherwise। जिस वैल्यू का आप सर्च कर रहे हो वो वैल्यू अगर उस गिवन सीक्वेंस में होगी, अगर उस सीक्वेंस में आपको फाउंड है, आपको सीक्वेंस में मिल गई है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। अगर वो वैल्यू सीक्वेंस में नहीं है तो कंडीशन में उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है नम सीक्वेंस, उसकी वैल्यू गिवन है 1 2 3, यानी इस वेरिएबल में 3 टाइप, एक सीक्वेंस है, एक नंबर की एक सीक्वेंस है जिसका नाम हमने दिया नम सीक्वेंस, इसमें नंबर है 1 2 3 और हम सर्च कर रहे हैं टू इन नम सीक्वेंस। हमने लिखा टू इन, यानी जो वैल्यू सर्च करें वो है टू इन, ऑपरेटर हमने लगाया है और किस में लगा रहे हैं, इन नंबर सीक्वेंस में, नम सीक्वेंस है। हम यहाँ से सर्च कर रहे हैं कि टू इन नम सीक्वेंस, यानी जो वैल्यू 2 है वो इन नम सीक्वेंस में है कि नहीं, तो ऑलरेडी है तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट हमने लिखा वन इन नम सीक्वेंस, हमने लिखा 1 इन नम सीक्वेंस, लेकिन 1 को हमने क्या कहा है, सिंगल कोट में लिखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया है, स्ट्रिंग। हमने पढ़ा था डेटा टाइप में, जब हमने डेटा टाइप स्टडी किया था इसी चैप्टर में, तो हमने लिखा था कि स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिख रहे हैं 1 को हमने सिंगल कोट में लिखा। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर नो की क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो 1 स्ट्रिंग इन नम सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस में क्या है, ऑनली नंबर्स हैं, स्ट्रिंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, दैट इज नॉट इन। रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस में वैल्यू अगर वो फाउंड नहीं होती है तो इसका आंसर होगा ट्रू, अदरवाइज उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, नॉट इन नहीं है। अगर गिवन वैल्यू सीक्वेंस में नहीं है तो आंसर होगा ट्रू, अगर गिवन वैल्यू सीक्वेंस में होगी तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है नम सीक्वेंस इक्वल टू 1 2 3, यानी एक वेरिएबल है उसमें सीक्वेंस है नंबर्स की 1 2 3। फिर हम सर्च करें 10 इज नॉट इन नम सीक्वेंस, हमारे पास कंडीशन है कि 10 नॉट इन नम सीक्वेंस, यानी जो नम वैल्यू 10 है वो उस गिवन सीक्वेंस में नहीं है, तो सीक्वेंस में वैल्यू क्या है 1 2 3 है, 10 नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, तो आंसर हो गया ट्रू। फिर नेक्स्ट लिखा 1 नॉट इन नम सीक्वेंस, सेकंड कंडीशन में लिखा 1 नॉट इन नम सीक्वेंस, हम बोल रहे हैं कि 1 है वो इस सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन 1 ऑलरेडी सीक्वेंस में, इसका मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, फॉल्स हो गया। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स इन पाइथन लैंग्वेज। सबसे पहले हमने स्टडी किया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक में हम लोगों ने स्टडी किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, रिमाइंडर। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, रिलेशनल ऑपरेटर स्टडी किया। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोगों ने स्टडी किया था इक्वल, इक्वल टू, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। फिर उसके बाद में हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर स्टडी किया, एंड, और नॉट, और लास्ट हम लोगों ने मेंबरशिप ऑपरेटर स्टडी किए, इन एंड नॉट इन। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और ऑपरेटर भी हो। ऑपरेटर का मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो इन जनरल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवैल्यूएट टू ए वैल्यू, यानी एक्सप्रेशन का हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई आंसर होगा। जब उस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करेंगे तो उसका कोई ना कोई आंसर वैल्यू हमें आउटपुट में होगी। ए वैल्यू इज ए स्टैंड अलोन वेरिएबल is also considered an expression but a standalone operator is not an expression। यानी क्या होता है, इसने कहा है a value और standalone variable is also considered an expression, यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं, किसी इक्वेशन को वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल है वो इक्वेशन को रख सकता है, लेकिन इक्वेशन वेरिएबल को कभी भी नहीं अज्यूम करती है, इक्वेशन में कभी भी वेरिएबल नहीं होते। सम एग्जांपल ऑफ वैलिड एक्सप्रेशन आर
मैंने लिखा num माइनस 20.4 या लिखा 23 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 inside bracket 14 minus 2. So these are the example of expression. The expression is the combination of constant, variable and operators. Okay student. Next हम पढ़ते हैं precedence of operator. Precedence of operator का meaning होता है if a equation contains same type of operator then the order in which they are solved is known as precedence of operator. यानी कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक ही प्रकार के ऑपरेटर हैं वो एक से अधिक बार काम में लिए गए हैं. कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही प्रकार के ऑपरेटर को एक से अधिक बार यूज किया गया है तो वो मेथड जिसकी सहायता से उस इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर. तो लेट्स स्टडी. सो फार वी कैन हैव सीन डिफरेंट ऑपरेटर एंड एग्जांपल ऑफ देयर यूजेस. हम लोगों ने चैप्टर में स्टडी किया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर उनको कैसे यूज में लेते हैं. मेन एन एक्सप्रेशन कंटेन मोर देन वन ऑपरेटर. कोई एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक ही ऑपरेटर को बार बार में काम में लिया जाता है. देयर प्रेसिडेंस का मतलब होता है ऑर्डर और हायरार्की. डिटरमाइन विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट, यानी वो क्रम या वो उनका ऑर्डर जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पहले कौन सा ऑपरेटर है उसको हल किया जाएगा उसके बाद में कौन सा ऑपरेटर को हल किया जाएगा. तो इसने कहा है देयर प्रेसिडेंस ऑर्डर या हायरार्की डिटरमाइंस विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट. हाइकर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर. यानी जिसकी प्रेसिडेंस यानी जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको बाद में सोल्व करेंगे. यानी जो ऑपरेटर को सोल्व करने का जो मेथड होगा वो लोअर प्रायोरिटी टू हायर प्रायोरिटी होगा. इन फॉलोइंग एग्जांपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हैव हाइयर प्रेसिडेंस देन प्लस एंड माइनस. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है एग्जांपल 3.5 हम देखते हैं. एक इक्वेशन गिवन है कि 20 + 30 मल्टीप्लाई बाई 40. हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है. इस इक्वेशन में एक ही टाइप का ऑपरेटर है यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस है, अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई. अब हमें यहाँ से डिसाइड करना होगा कि दोनों में से पहले किसको सोल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको सोल्व करेंगे. तो क्या होता है कि बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. बोर्डमास नियम यही होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, ब्रैकेट ऑफ फिर उसके बाद में डिवीजन सोल्व होगा, डिवीजन के बाद में क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन. तो हमारे पास क्या है ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे तो 30 × 40 आंसर क्या होगा 1200 और उसको प्लस कर देंगे 20 से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1220. ओके, तो ये होता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर. उसके बाद में नेक्स्ट स्टडी करते हैं इनपुट एंड आउटपुट. अब हम स्टडी करते हैं कि पाइथन लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम प्रोग्राम में इनपुट कैसे देंगे और आउटपुट कैसे देंगे उसके लिए हम स्टडी करते हैं इनपुट एंड आउटपुट. समटाइम वी नीड टू एंटर डेटा और एंटर चॉइस इनटू ए प्रोग्राम. कई बार क्या होता है हमें प्रोग्राम में डेटा या चॉइस को एंटर करवाना होता है. इन पाइथन वी हैव द इनपुट फंक्शन. अगर पाइथन में वेरिएबल की वैल्यूज को या डेटा वैल्यूज को एंटर करवाने के लिए हम क्या करेंगे इनपुट फंक्शन काम में लेंगे और इसको लिखाया जाएगा इनपुट के बाद में स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज. फॉर टेकिंग वैल्यूज एंटर्ड बाय इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड. यानी हम क्या करेंगे जो भी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड माउस या कीबोर्ड माउस जो ही होंगी हमारी प्रोग्राम में इनपुट डिवाइसेस. तो इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी हम डेटा इनपुट करवाएंगे उसको एंटर करवाने के लिए हम फंक्शन काम मिलेंगे इनपुट फंक्शन. द इनपुट फंक्शन प्रमोट यूजर टू एंटर डेटा. ये यूजर को क्या करता है कि कमांड लाइन देता है या यूजर को प्रमोट करता है कि आप यहाँ से आप वैल्यू को एंटर करवाओ और उन वैल्यूज को क्या करेगा ये इनपुट फंक्शन प्रोग्राम में ट्रांसफर कर देता है. इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट. ऑल यूजर इनपुट का मतलब अल्फाबेटिक यानी अल्फाबेट्स A to Z, नंबर्स 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ये क्या करता है इनपुट के रूप में कंसीडर करता है एज ए स्ट्रिंग. यानी वो क्या है सब एक स्ट्रिंग है. यानी हम लोग क्या करेंगे नंबर्स को एंटर करवाएंगे, अल्फाबेट्स भी एंटर करवा सकते हैं और स्पेशल सिंबल को भी हम इनपुट करवा सकते हैं. द सिंटेक्स ऑफ इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स क्या होगा, पहले हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू को हमें इनपुट करवाना होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम, फिर उसके बाद में इक्वल साइन. इक्वल साइन क्या करता है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता है. तो हमने लिखा वेरिएबल का नाम वेरिएबल इक्वल, फिर हम लगाएंगे इनपुट फंक्शन और उसके बाद में उस इनपुट फंक्शन का ब्रैकेट स्टार्ट. और ब्रैकेट में अगर कोई वेरिएबल कोई वैल्यू अगर आपको पैरामीटर रूप में पास करवानी तो आप यहाँ से करवा सकते हो और अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको पास नहीं करवानी है तो आप इस ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ सकते हो. ओके, जैसे एग्जांपल में आपको लिखा गया है वेरिएबल इक्वल टू इनपुट प्रमोट, ब्रैकेट में लिखा गया है इनपुट फंक्शन के प्रमोट. तो प्रमोट इज द स्ट्रिंग
we may like to display on the screen prior to taking the input। यानी अगर आपके पास पहले से इनपुट फिक्स है और उसी इनपुट को अगर आपको आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है सेम, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनपुट फंक्शन ब्रैकेट में वो इनपुट लिख देंगे। जैसे अगर आपको लिखना है हेलो, तो आप डबल कोट में या सिंगल कोट में लिख दो यहाँ पे हेलो, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करो, यहाँ इनपुट को प्रिंट करवा देगा, इनपुट को एंटर करवा देगा और फिर इसी इनपुट को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन में क्या होता है, द पाइथन यूजेड प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। क्या करेगा, जैसे एंटर के वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन होगा पाइथन में, उसी तरीके से किसी वेरिएबल की वैल्यू को या वैल्यू को प्रिंट करवाने में हम लोग काम करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, ये क्या होगा हमारा प्रिंट फंक्शन। तो पाइथन यूजेज प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये क्या करेगा, आउटपुट फंक्शन प्रिंट को यूज में लेके उसको जो आउटपुट होगा उसको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करवाने का काम करते हैं। द फंक्शन प्रिंट इवैल्यूएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। यानी क्या करेगा, किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन के आंसर को डिस्प्ले करवाने से पहले उसकी जो भी कैलकुलेशन वर्क है उसको परफॉर्म करेगा, उसको एग्जामिन करेगा कि वो आउटपुट कंटेन कर रही है, कोई वैल्यू कंटेन करती है कि नहीं, और उसके बाद में उसको क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे डिबगिंग। ओके स्टूडेंट, इस स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।